हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई आज 3 सितंबर 2025 हो चुका है और अब मात्र 10 दिन बचे हैं आपके यूपीएससी सीडीएस ओटीए के एग्जाम में होने में। तो उम्मीद करता हूं कि तैयारी बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चल रही होगी और इन लास्ट के 10 दिनों में आप जितना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लें उतना ही अच्छा है। देखिए, मैं आपसे कहूंगा कि इन लास्ट के कुछ दिनों में आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए जितने ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़िए। कुछ नया कंसेप्ट वाइज पढ़ने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता इस समय आपको नहीं है, प्रैक्टिस ही आपको करनी है। और जैसा कि मैंने आपसे हमेशा वादा किया था कि आपको सीडीएस के एग्जाम से पहले 10 जो है बेटा प्रैक्टिस सेट जनरल स्टडीज के मैं कराऊंगा। 9 करा चुका हूं और आज मैं जो हूं आपको 10वां सेट कराने जा रहा हूं, सीडीएस जीएस प्रैक्टिस का सेट नंबर 10। हर सेट में हम आपको यहां पर 25 क्वेश्चन कराते हैं, तो टोटल 250 क्वेश्चन मैंने आपको यहां कराए हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आज हमारा आखिरी सेट है, सेट नंबर 10। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल वेंचर्स पर, इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। सो हाउस द जोश ऑफिसर्स। भाई 25 क्वेश्चन करने हैं, 25 में कम से कम 13 तो सही होने चाहिए। 13-14 क्वेश्चन अगर सही हैं तो समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन ठीक है। ठीक है, अभी तक डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाओ डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करो। यहां पर मात्र 99 रुपए से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, साइंस से पूछा गया है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ जी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापा जाता है? आपके हाइड्रोमीटर से, आपके थर्मोमीटर से, बैरोमीटर से या ऑल्टीमीटर से? ठीक है भाई, देखो अगर हम बात करते हैं प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे नापा जाता है, तो ऑल्टीमीटर से तो हाइट नापते हैं, थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं। राइट आंसर जो होगा बैरोमीटर हो जाएगा, राइट आंसर सी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे अर्थ पर जो है एवरेज प्रेशर कितना है, एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे अर्थ पर कितना होता है, तो 1013 एमबी मिली बार। ठीक है, तो 1013 ये हमारे अर्थ का एवरेज प्रेशर होता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए प्रेशर हाईएस्ट कहां होता है, तो प्रेशर हाईएस्ट हमारा पोल्स पर होता है और जो लो प्रेशर होता है, कम होता है, वो कहां होता है, वो इक्वेटर के पास होता है। मतलब आप इक्वेटर के आसपास देखेंगे तो वहां पर प्रेशर 990 के आसपास मिलेगा और पोल्स के आसपास देखेंगे तो 1040 के आसपास। एवरेज जो है 1013 एमबी। ठीक है, जिसे आप मिली बार भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, बैरोमीटर जिसको इन्वेंट किया गया था टॉरी केली द्वारा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है। हु स्टैब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 की स्थापना किसने की थी? और आप जानते हैं कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी हमारे देश में बनाया गया था ताकि हमारे देश में ये सूखा पड़ता था, बाढ़ आ जाती थी, तो रिलीफ वर्क प्रोवाइड करने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी हमारे देश में बनाई गई थी 1905 में। और इसे हमारे देश में बनाया था श्री गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इन्होंने हमारे देश में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में बनाई थी। और यही वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी माने जाते हैं। गांधी जी के दो गुरु थे, एक थे पॉलिटिकल गुरु जो कि हमारे गोपाल कृष्ण गोखले थे, उनके स्पिरिचुअल गुरु हुआ करते थे आपके लियो टॉल्स्टॉय। इसके अलावा यही वो व्यक्ति थे जिनके कहने पर गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा एक रिपोर्टर हुआ करते थे चार्ल्स फ्रीरर एंड्रूज, जो कि गांधी जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके कहने पर गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, टू प्रमोट सोशल एंड पॉलिटिकल सर्विस, ये बनाया गया था 1905 में। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध 1764 के संबंध में विचार करिए। It was fought between the Britishers and the combined armies of
मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम सेकंड। इट कंफर्म द ब्रिटिश डोमिनेंस इन बंगाल एंड बिहार। इसने बंगाल और बिहार में अंग्रेजों की प्रभुता को पक्का किया। इट वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ये भारत में अंग्रेजों का पहला युद्ध था। भाई देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज, आपको यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश करिए, गलत जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो गलत जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, अंग्रेजों का पहला युद्ध तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर 1764 से पहले की बात करें तो 1764 से पहले अंग्रेजों ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी। 1759 में बैटल ऑफ चिंसूरा, बैटल ऑफ हुगली या बैटल ऑफ बेडारा कह सकते हैं, जहां पर अंग्रेजों ने डच के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा 1760 में बैटल ऑफ वैंडी वॉश फ्रेंच के खिलाफ लड़ी थी। उससे पहले एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स हो चुके थे। तो ये पहला वॉर तो था नहीं अंग्रेजों का भारत में। तो तीसरा स्टेटमेंट तो यहाँ बिल्कुल गलत है। अगर तीसरा गलत है तो आप देखिए सारे स्टेटमेंट गायब हो गए, राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि बैटल ऑफ प्लासी में आप जानते हैं हुआ यह था कि अंग्रेजों ने जो नवाब थे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, उनको हरा दिया था। तो मुगल बादशाह हुआ करते थे शाह आलम सेकंड। उन्होंने कहा देखो बेटा, मैंने मना किया था कि अलग होने का कोई फायदा नहीं है, और अलग होने का परिणाम आपने देख लिया, तो हमें फिर एक हो जाना चाहिए। तो मुगल बादशाह शाह आलम टू के कहने के बाद बंगाल से मीर कासिम ने और अवध से शुजाउद्दौला ने उनका साथ दिया, और अंग्रेजों ने इन तीनों को मिलकर के बैटल ऑफ बक्सर में हरा दिया था। दूसरी चीज ये है कि इस बक्सर में युद्ध में हारने के बाद जो बंगाल के दीवानी राइट्स थे, मतलब जो पावर टू कलेक्ट द टैक्सेस, टैक्स को कलेक्शन करने का अधिकार अंग्रेजों का हो गया था। बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि होता यह है कि मुगल में क्या हुआ कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो मुगलों से टूट करके अलग हो गए। जैसे हैदराबाद लेकर अलग हुए चिनक्लिच खान, जिनका नाम निजामुल मुल्क था। मुर्शीद कुली खान जो है बंगाल लेकर अलग निकल गए। सद्दत खान जो है लखनऊ अवध वाला हिस्सा लेकर अलग निकल गए। और अंग्रेज यही चाहते थे कि भैया यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जब सारे क्षेत्र अलग हो गए तो अंग्रेजों ने एक एक करके सबसे निपट लिया। बिल्कुल सही है, राइट आंसर 1 और 2 यहां पर सही जवाब है। ठीक है, आगे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंस कमीशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित? अरे यार, ये है हमारा सबसे लल्लू छाप क्वेश्चन। देखो, फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज, फाइनेंस कमीशन जो है उसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। ठीक है, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। फाइनेंस कमीशन कितने दिनों के लिए होती है? 5 सालों के लिए होती है। फाइनेंस कमीशन में कितने लोग होते हैं? एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर्स होते हैं। फाइनेंस कमीशन इस समय हमारे देश में कौन सी चल रही है? तो इस समय हमारे देश में 16th फाइनेंस कमीशन चल रही है, जिसके चेयरमैन श्री अरविंद पंगारिया साहब हैं। अभी हमारे देश में 15वां वित्त आयोग खत्म हुआ है, जिसके अध्यक्ष एन के सिंह थे। हमारे देश का जो पहला फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन श्री के सी नियोगी साहब हुआ करते थे। ठीक है, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। और फाइनेंस कमीशन का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। फाइनेंस कमीशन ना हो तो हमारे देश में सेंटर और स्टेट के बीच गोलियां चल जाएं, क्योंकि फाइनेंस कमीशन ही वो बॉडी है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है। राइट आंसर बी हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 280। ठीक है, नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में विचार करिए। इट वाज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू द क्रिप्स मिशन फेलियर। इसे क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद शुरू किया गया। द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। इट लेड टू द इमीडिएट ग्रांट ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे तुरंत स्वतंत्रता मिली। देखो बेटा, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, होता क्या है कि आपको मालूम है कि 1 सितंबर 1939 को क्या होता है?
1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, वर्ल्ड वॉर टू। और वर्ल्ड वॉर टू में आपको मालूम है कि दो लोग अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दे रहे थे, एक तो जर्मनी का एडोल्फ हिटलर और एक इटली से बेनिटो मुसोलिनी। ये दोनों अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। अब होता क्या है कि अंग्रेजों को युद्ध फ्रंट पर अपने सैनिक नहीं मरना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को आगे कर देते हैं। अच्छा, भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दे रहा था, लेकिन हुआ यह कि 1942 में एक हाई लेवल मिशन जिसका नाम था क्रिप्स इंडिया मिशन भारत आया, जिसके अध्यक्ष स्ट्रैफर्ड क्रिप्स थे। और क्रिप्स साहब ने भारत में आकर एक समझौता करने की कोशिश करी गांधी जी से। उन्होंने कहा कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद हम भारत को आजाद करेंगे। गांधी जी ने कहा देखो भैया ऐसा है क्रिप्स बाबू, हम तुम्हारा साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो दे रहे हैं, लेकिन हर बात पे तुम ये क्यों कह रहे हो आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। साला अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर 20 साल खत्म नहीं होगा तो क्या तुम 20 साल आजादी नहीं दोगे? गांधी जी इस बात से बहुत नाराज हो गए और गांधी जी ने कहा क्रिप्स जो है वो महा झूठा आदमी है। और गांधी जी ने कहा ये पोस्ट डेटेड चेक है अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, एक ऐसा बैंक जिसका दिवालिया निकलने वाला है, निकल चुका है, ये उसका चेक है। और गांधी जी ने इससे नाराज होकर के क्विट इंडिया मूवमेंट छेड़ दिया 9 अगस्त 1942 को। बिल्कुल ठीक है। गांधी जी ने नारा दिया डू और डाई, करो या मरो। गांधी जी कह रहे थे करो या मरो, वहां लाल बहादुर शास्त्री कह रहे थे मरो या मारो। इट लेड टू द ग्रांट ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद भी अंग्रेजों ने आजादी थोड़ी ना दी, वो तो बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का इतना पैसा खर्चा हो गया था, उनके पास ना ताकत थी ना पैसा था कि दुनिया को शासन कर सकें। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने दुनिया भर के देशों को आजाद करना शुरू किया, जिसमें भारत भी एक देश था। राइट आंसर 1 और 2 होगा। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत है, ठीक है। हाँ जी। विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा इन इंडिया, भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा कौन सा है? बेटा डेल्टा कौन क्या होता है? डेल्टा आपको मालूम है कि माउथ ऑफ द रिवर होता है, जहां पर नदियां जाकर गिरती हैं। आप देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे, ठीक है। ये गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है जिसे हम सुंदरबन कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा भी है, क्योंकि नदियां जो हैं पहाड़ों से अपने साथ सिल्ट कैरी करके लाती हैं, तो है ना। ये पहाड़ होते हैं, अब नदियां क्या होती हैं पहाड़ों से बहुत तेज स्पीड से निकलती हैं, तो पहाड़ों को काटती हैं। पहाड़ों में जो होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, सिल्ट। अब जब नीचे आती हैं तो नदियां वो सिल्ट यहाँ डिपॉजिट करती हैं, और जब गिरती हैं तो फाइनली सिल्ट डिपॉजिट करते हैं, डेल्टा बनता रहता है, ठीक है। जी हाँ, सुंदरबन डेल्टा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है। इसका 70% हिस्सा बांग्लादेश में, 30% हमारे भारत में है, ठीक है। सुंदरबन बहुत बढ़िया। गंगा ब्रह्मपुत्रा कह सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में विचार करिए। इट इज जस्टिसेबल इन नेचर, या न्यायालय में प्रवर्तनीय है। इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भारत को संप्रभुता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। इट अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसे 42वें संवैधानिक संशोधन में संशोधित किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट 500% सही है, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट 1000% सही है, मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, बेटा ये जुडिशियबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 और 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जो फीचर्स होते हैं प्रियम्बल के, उसे आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा करके अप्लाई नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? भैया हमारे देश में क्या होता था ना, पहले एक बड़ी समस्या थी। आज एक व्यक्ति एक पार्टी में है, दोपहर को दूसरी पार्टी में है, शाम को तीसरी पार्टी में है, ठीक है। एक व्यक्ति थे हरियाणा में, उन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टी चेंज करी थी। अब ऐसे तो भैया काम होगा नहीं, हमारे देश बर्बादी की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आया राम गया राम से बड़े देश परेशान था, और इसी वजह से 1985 में राजीव गांधी जी ने 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 पास किया, और जिसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब जो है आप चुनाव होने के बाद पार्टी इधर उधर नहीं कर सकते।
चुनाव से पहले कर लो, ठीक है, थोड़ा सा मौसम वैज्ञानिक बनने की कोशिश करो। आप जानते हैं हमारे देश में कुछ लोगों को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, मतलब पहले भाप लेते थे सरकार किसकी बन रही है, और देश में सरकार किसी की बने वो मंत्री जरूर बनते थे, ठीक है। उसमें हमारे रामविलास पासवान साहब हो गए, चौधरी अजीत सिंह साहब हो गए, इन्हें जो है बेटा बहुत फेमस मौसम वैज्ञानिकों के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, चंबल, बेतवा, केन, सोन, इनमें से कौन सी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं? इस प्रयोग में कौन सी यमुना की सहायक नदियां हैं? सहायक नदियां क्या होती हैं? जैसे ये मेन रिवर है, मेन रिवर के आसपास बहती हैं और कहीं ना कहीं आकर के मेन रिवर से मिलती हैं, इन्हें हम सहायक नदी कहते हैं। मुझे मालूम है सोन जो है बेटा ये तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, मतलब चौथा तो नहीं होगा। राइट आंसर 1 2 एंड 3, क्योंकि सोन जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 1 2 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। Consider following statement regarding the nitrous oxide, commonly known as laughing gas. It is used as anesthetics in dentistry and minor surgeries. It is a greenhouse gas with higher global warming potential than CO2. It is included under the Kyoto Protocol as one of the regulated greenhouse gases. It reacts with ozone in stratosphere, contributing to ozone depletion. कौन सा statement सही है बताइएगा? क्वेश्चन नंबर 10, भैया नाइट्रस ऑक्साइड जिसे आप लाफिंग गैस भी कहते हैं डेंटिस्ट्री में इस्तेमाल होती है, बिल्कुल सही है बेटा। अभी मेरी छोटी बेटी जो है उसको जो है दांतों में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, डॉक्टर ने नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल सही है। पहला तो गारंटी सही है, हाँ जी। ठीक है, ये भी सही है, चौथा भी सही है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। देखिए आंसर अपने आप ही सही हो गया, 1 2 3 4 सारे के सारे सही हैं। इसे हमारी भाषा में कहते हैं भैया सरकारी ऑप्शन, जब सारे के सारे सही हो, डी। हाँ जी, ओके, बहुत बढ़िया। तो अगर सीडीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके लिए सीडीएस ओटीए टॉपर्स चॉइस बैच निकाल दिया है। बहुत ही शानदार बैच है, कंप्लीट बैच है, ठीक है। आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 800 घंटे से ज्यादा का कोर्स है, 30 मॉक टेस्ट हैं, 3000 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। ओटी की तैयारी कर रहे हैं तो 550 घंटे की लर्निंग है, 20 मॉक टेस्ट हैं, 2300 घंटे से ज्यादा हैंड रिटन नोट्स हैं। ये एक फाउंडेशन बैच है और आपको टेंशन की कोई बात नहीं है कि बैच कंप्लीट होगा या नहीं होगा। कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच है, ऑलरेडी सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर कोई भी ऐसा झंझट नहीं है कि भैया लाइव क्लास हमें इस समय करनी है उस समय करनी है, मतलब अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़िए, एनी टाइम एनीवेयर। इस बैच में आप देखिएगा दीपेंद्र सर पढ़ा रहे हैं मैथ्स, अमित सिसोदिया सर पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी, ठीक है, बाकी लोग जीएस हैं। जैसे कि मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, समीर सर पढ़ा रहे हैं साइंस, अंकित गुप्ता सर इकोनॉमिक्स, और अभिषेक अजय सिंह सर पढ़ा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी का पोर्शन। तो भैया हमने यहाँ पर एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ। ये बैच आप जो है डिजिटल वेंचर की ऐप या वेबसाइट से खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7800099699 पर कॉल भी कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। हालांकि हमने एक रिवीजन बैच भी निकाला था सीडीएस ओटीए का 2025 के लिए, कोई परेशानी नहीं है। अब तो वैसे समय निकल गया, लेकिन आज भी अब रिवीजन करना चाहते हैं तो बैच खरीद सकते हैं, सीडीएस का 1299 में और ओटीए का 999 में, ठीक है। ये मैंने रिवीजन के लिए निकाला था ये बैच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, विच वाइटामिन इज नोन एज द सनशाइन वाइटामिन? कौन से विटामिन को सनशाइन विटामिन कहलाता है? भाई सूरज से क्या मिलता है सबको मालूम है, विटामिन डी, हड्डियां मजबूत होती हैं भाई साहब। विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है बेटा वो चिल्का लेक है उड़ीसा में। और ये चिल्का लेक उड़ीसा आप जानते हैं ऑलिव रिडली टर्टल के लिए बहुत मशहूर है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर कोई पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है तो आप कहेंगे कैस्पियन है, ठीक है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्टेड द न्यू पंबन ब्रिज, इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज?
नया पंबन बुन जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, किस संगठन ने बनाया है? एल&टी ने, इरकॉन ने, नेशनल हाईवेज ने, या रेल विकास निगम लिमिटेड ने? न्यू पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज आप जानते हैं रामेश्वरम आइलैंड को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। इसे आरवीएनएल ने, रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। 2 किलोमीटर का है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डीएनए? डीएनए के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है? इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, या अमीनो अम्लों से बना होता है। इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। इट कैरीड जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल्स। भाई बिल्कुल सही बात है, जेनेटिक स्ट्रक्चर कैरी करता है, और दूसरी चीज डबल हेलिकल होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। लोग कहते हैं ना डीएनए टेस्ट कराओ भैया, सारी चीजें यही तो कैरी करता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द मॉनसून इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15। द अरेबियन सी ब्रांच इज स्ट्रॉन्गर देन द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिक प्रबल होती है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ब्रिंग्स रेनफॉल टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा लाती है। रिट्रीटिंग मानसून कॉजेज रेनफॉल इन तमिलनाडु। मानसून की वापसी तमिलनाडु में वर्षा लाती है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, जब मानसून है ना, वो हमारे देश में किधर से आता है? देखिए, नीचे से आता है, एक अरब की खाड़ी की तरफ, एक अरब सागर से आता है बंगाल की खाड़ी। तो भैया ये बंगाल की खाड़ी वाला ही जो है, या हिमालय से टकराता है और नॉर्थ ईस्ट में बारिश करता है, उधर करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। रिट्रीटिंग मानसून ऐसे जाता है और ऐसे जाके कोरामंडल तट से टकराता है, इसी वजह से तमिलनाडु में अक्टूबर में बारिश होती है। अरब सागर जो है वो ज्यादा पावरफुल है बंगाल की खाड़ी से, बिल्कुल सही है। 1 2 का 3, सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 1 2 का 3, 1 2 का 4 होता है, सॉरी। ओके, राइट आंसर, ठीक है, हाँ जी। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में विचार करिए। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हिज टर्म इज 5 years। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, अटॉर्नी जनरल की जब बात होती है, आपको मालूम होना चाहिए हमारे देश का सबसे हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है। जो भी मामले जिनमें वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में है, उसमें भारत सरकार का रिप्रेजेंटेशन यही करता है। और अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति होती है बच्चों, वो इनडेफिनिट टर्म के लिए होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब अटॉर्नी जनरल को भारत के राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं, किसी भी कारणवश या बिना किसी कारणवश। तो इसीलिए आप देखिएगा, जब देश में सरकारें चेंज होती हैं, सबसे पहले नौकरी अटॉर्नी जनरल की जाती है, क्योंकि इसको हटाने का हमारे संविधान में कोई प्रोसीजर नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता, ये सारे गलत हो गए। प्रेसिडेंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर इनकी काबिलियत होनी चाहिए, इनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। हालांकि अटॉर्नी जनरल जो होता है बच्चों, एक वकील होता है, और उसे प्राइवेट प्रैक्टिस करने की आजादी होती है, और क्योंकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, इसीलिए उसे कोई भी वेतन नहीं मिलता है। अगर वो कहता है कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करूंगा, सिर्फ सरकारी केस लड़ूंगा, तो उस मामले में उसे उतना वेतन दिया जाएगा जितना राष्ट्रपति देने को कहेंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल की सैलरी का जिक्र भारत के संविधान में कहीं पर नहीं किया गया है, ठीक है, हाँ जी। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज होता है भाई, देश का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर होता है। देश के किसी भी न्यायालय में जाकर बैठ सकता है, अपनी बातें रख सकता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, फिर भी संसद के दोनों सदनों में जाकर बैठ सकता है, बातचीत कर सकता है, बहस कर सकता है, हालांकि वोट नहीं डाल सकता। इसके अलावा वो देश में किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का भी सदस्य बन सकता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, ठीक है, अटॉर्नी जनरल साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 17। इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट एंड रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। इट अकर्स ओनली एट नाइट। ये केवल रात में होता है। देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए जो होता है सनलाइट होना जरूरी है, ये तो गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये भी गलत है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट में होता है।
ऑक्सीजन इसका एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। फोटोसिंथेसिस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम सब लोग, ठीक है, और बहुत ही शानदार चीज है, ठीक है। हाँ जी, यही वो माध्यम इससे प्लांट्स जो होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स लेह विद श्रीनगर, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? देखो, ये हमारा जम्मू है, ये हमारा श्रीनगर है, और ये हमारा लेह है। तो जम्मू को श्रीनगर से कौन जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल पास, और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है आपका जोजिला पास, ठीक है। हाँ जी, जोजिला पास। हम्म। नथुला तो बेटा आपका सिक्किम में है, रोहतांग हिमाचल में है, बारालापचाला आपका हिमाचल में है। जोजिला पास इज द राइट आंसर, ठीक है। श्रीनगर को ले से, और श्रीनगर को जम्मू से जोड़ेगा आपका बनिहाल पास, जिसपे पुलवामा पड़ता है, जहां पर हादसा भी हो चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट जीएसटी इन इंडिया, भारत में जीएसटी के संबंध में विचार करिए। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसे 101वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया। पेट्रोलियम इज इंक्लूडेड अंडर जीएसटी, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जीएसटी जो है बेटा वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही है। 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत लाया गया था, 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम्म। पहला सही हो गया और तीसरा सही है यहाँ पर, सॉरी। और पेट्रोलियम इसके अंदर आता है, बिल्कुल गलत है बेटा, लिकर और पेट्रोल इससे बाहर था। सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लिकर और पेट्रोल इसके अंदर शामिल नहीं था। क्योंकि लिकर और पेट्रोल एक ऐसी चीजें हैं जिन पर टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, और जीएसटी की अधिकतम संख्या 28% ही है, ठीक है। अब तो सुनने में आ रहा है कि और भी कम होने जा रहा है, सरकार अब इस पे और भी संज्ञान ले रही है, ठीक है। देखते हैं दिवाली तक कुछ अच्छी खबर आ सकती है। वेयर डिड इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 कंक्लूड, भारत का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स कहां समाप्त हुआ? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। वेव समिट, जिसे वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट जो है अभी रिसेंटली बंबई में हुआ था। मुंबई इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ जी, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। अच्छा, अब आपको लगता है कि सर हमें तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, कैप्सूल कोर्स। पॉलिटी का कोर्स 299 में, हिस्ट्री का कोर्स 299 में, ज्योग्राफी का कोर्स 299 में, मैथ्स का कोर्स 999 में, इंग्लिश का कोर्स 999 में आप खरीद सकते हैं। ये कैप्सूल कोर्सेस हैं। टेस्ट सीरीज, भाई देखो, अगर अभी भी आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं लास्ट मिनट प्रैक्टिस के लिए। सीडीएस की टेस्ट सीरीज 599 की, ओटीए की 499, जनरल स्टडीज की 299, मैथ्स की 299, इंग्लिश की 299, ये टेस्ट सीरीज है। 10-10 टेस्ट आपको सबके मिलेंगे, ये बहुत शानदार है। इसके अलावा आप चाहें तो हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं, अगर आपको सिर्फ पढ़ना है। 10 किताबों से पढ़ने से अच्छा है एक किताब लीजिए, सब कुछ पढ़ डालिए। 1299 रुपए में सीडीएस का पूरा आप हैंड रिटन नोट्स पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको 1299 में। 1099 में ओटीए का, 599 इंग्लिश, 599 मैथ्स, 599 जनरल स्टडीज। द कान्हा नेशनल पार्क फेमस फॉर टाइगर एंड बारहसिंघा इज लोकेटेड इन, कान्हा नेशनल पार्क सबको मालूम है कान्हा कहां पर है, मध्य प्रदेश, द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ जी। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2025, वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 का थीम क्या था? हेल्थ फॉर ऑल, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड, हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर्स। तो वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम था हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर्स, राइट आंसर बच्चों यहां पर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। हु वाज द फाउंडर ऑफ सतनामी मूवमेंट इन 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में सतनामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे?
कबीर, बीरभान, दादू दयाल या रविदास? सतनामी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? 17वीं सेंचुरी में सतनामी मूवमेंट बहुत फेमस था और इसके फाउंडर हुआ करते थे हमारे श्री बीरभान। हाँ जी। हरियाणा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रिचुअलिज्म के खिलाफ। आरबीआई न्यू लॉन्च्ड व्हाट्सएप चैनल इज पार्ट ऑफ विच कैंपेन? आरबीआई द्वारा नया लॉन्च किया गया व्हाट्सएप चैनल किस अभियान का हिस्सा है? आरबीआई सुरक्षा, आरबीआई आपके साथ, आरबीआई संवाद, आरबीआई कहता है। आपने सुना है ना, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आरबीआई का एक कैंपेन है जिसका कहना है आरबीआई कहता है। सुरक्षित रहिए भैया, 25 दिन में पैसे डबल नहीं होते हैं। तो आरबीआई ऐसे कैंपेन चलाता रहता है जो बताता है कि कोई आपको अगर अनड्यू फायदे पहुंचा रहा है तो समझ लीजिए दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। ठीक है। द फेमस छाऊ डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? प्रसिद्ध छाऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, उड़ीसा, केरला, गुजरात। छाऊ, छाऊ नृत्य जल्दी बताइए, आप सबको मालूम होना चाहिए। उड़ीसा इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे। उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो ये हो गया भाई हमारे 25 क्वेश्चन। सेट नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अपने मार्क्स जरूर बताइएगा, ठीक है। और सीडीएस ओटीए का टॉपर्स चॉइस बैच है 2026 के लिए। सीडीएस में 800 घंटे का टॉप क्लास रिकॉर्डेड बैच है। सारे के सारे वीडियोस हैं, नोट्स हैं और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट हैं। ओटीए का 550 घंटे का है जिसमें 20 मॉक टेस्ट हैं और 2300 पन्ने का हैंड रिटन नोट्स के साथ 550 घंटे की लर्निंग है। बहुत ही शानदार, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है डिजिटल वेंचर्स। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7800099699। हमारी ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार ज़रूर जाइए और उसको डाउनलोड करिए और देखिए कि आपके फायदे की क्या चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध है। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।